सभी को जय धर्मे जोहार। आज हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं और लोथाबाड़ी चाय बागान में पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में मान्यवर अर्जुन इंदवार जी उपस्थित हैं। इनके साथ हम लोग आज बातचीत करेंगे संक्षिप्त में। अभी ये लोथाबाड़ी में रहते हैं, लेकिन इनका जन्म शायद किसी और जगह पर हुआ है। हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ है। जोहार, सबको जोहार। मेरा जन्म मधु बगान बोल के यहाँ से थोड़ी दूर है जी, वहाँ हुआ है। अच्छा अच्छा। और पिछले साल से मैं यहाँ लोथाबाड़ी में रहता हूँ। यहाँ चाय बागान नहीं है, यह बस्ती है। अच्छा अच्छा। चाय बागान के बाहर जो एग्रीकल्चर जो विलेज है ना, अच्छा, उसको बस्ती बोलते हैं। तो ये चाय बागान नहीं है, बस्ती है। अच्छा बस्ती। मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और तो ये प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ पर हुई? सबसे पहले तो मैं बंगला मीडियम में पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, बंगला मीडियम में पढ़ रहा था। फिर मेरी माँ ने मुझे मेरे मौसा जी के यहाँ पहुँचा दिया, झारखंड में। जी। झारखंड में कहाँ पर? अच्छा। हाँ, सिसई के पास में एक गांव है, नगर ठिठाई टांगर कह के। जी। तो नगर ठिठाई टांगर में वहीं पे मैं 4वीं क्लास तक वहाँ पे मैं पढ़ा। इसके बाद फिर मैं वहाँ से अच्छा नहीं लगा मुझे, तो फिर वापस आ गया। फिर मैं यहीं पे मथुरा टी स्टेट और कालचिनी में पढ़ाई मैंने किया। जी। कालचिनी से मैंने मैट्रिक पास करके फिर मैं दार्जिलिंग से मैंने वहाँ पे 2 साल पढ़ाई की। फिर दार्जिलिंग के बाद मैं रांची में गोस्टल कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन किया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत नौकरी भी लग गई। मेरे को 1 साल भी नहीं लगा, 6 महीने के अंदर ही नौकरी लग गई। किस डिपार्टमेंट में नौकरी लगी? पहले मैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड में मैं काम कर रहा था। जी। तो मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। जी। तो शुरुआत में एक नौकरी किया, इसके बाद फिर नौकरी बदल के मैं पढ़ाई भी किया मैंने। जी। हाँ, फिर आगे की पढ़ाई मैंने वहाँ पे दिल्ली में की। दिल्ली में मैं पर्सनल मैनेजमेंट कर रहा था। अच्छा। फिर वहाँ से फिर मैं वापस चला आया सिलीगुड़ी, क्योंकि मुझे बड़े शहर में अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा शहर में। तो फिर मैं वापस सिलीगुड़ी चला आया। फिर सिलीगुड़ी से कुछ कारण से फिर मैं तो मुंबई गया। फिर मुंबई में फिर वहाँ आगे की पढ़ाई किया मैं, जर्नलिज्म वगैरह किया, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह से। अच्छा, आप मुंबई में पढ़ाई के क्रम में आप मुंबई गए या जॉब के? नहीं, जॉब के कारण ही गया था। एक्चुअली क्या था, मैं दिल्ली में मैं हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन में अच्छा नौकरी कर रहा था। हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन में मेरा वेतन भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैं सोचता था कि अपने समाज के लिए कुछ करूं। तो दिल्ली में रह के समाज से मैं कटा रह जाऊंगा बोल के फिर एक छोटी सी नौकरी, जहाँ 6,000 रुपये मिलता था दिल्ली में, तो 1,800 की नौकरी में मैं सिलीगुड़ी वापस आ गया। अच्छा। और इधर ही रह के फिर मैं कुछ काम करना चाह रहा था। लेकिन उसी बीच में मेरा छोटा बेटा का जन्म हुआ, तो उसका आई का कुछ प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बड़े टाउन के सिवा इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैं बड़े टाउन में, मेरे को एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन एक नौकरी मिली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब बार फिर मैं बच्चों को लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो फिर मैं और एक दूसरी नौकरी ट्राई किया और मैं एक नौकरी में मैं गया मुंबई में। तो मुंबई में इलाज के लिए गया था मेरे बेटे का, लेकिन वहाँ इलाज नहीं हुआ, हैदराबाद में इलाज हुआ। तो इस तरह से करके फिर हैदराबाद में जाके फिर वहाँ पे फिर मैंने फ्रेंच की पढ़ाई की हैदराबाद में। वहाँ पे मैं इस तरह से करके अलग अलग जगहों में जाके। तो आपकी शादी कब हुई और कहाँ से शादी? मेरी शादी 1989 में यहीं पे डुवर्स के ही रायडा टी स्टेट बोल के वहाँ एक जगह है, वहीं की वलीबा खलखोजी से शादी। जी जी। तो आप ये सोच करके अच्छी नौकरी को आप छोड़कर इधर आए, तो ये जो समाज के प्रति आपकी रुझान आई, तो इसमें आप समाज का किस रूप में आप काम करने लगे? या आपको बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत दिनों से लिखते पढ़ते भी हैं,
तो समाज के बारे में लिख पढ़ करके कुछ काम करना चाहते हैं समाज के लिए, या उसको प्रत्यक्ष रूप में आप कुछ काम करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली बचपन से ही लिख रहा था। क्लास 6 में था तो जी। दैनिक विश्वामित्र में मेरी कविताएं छपती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्लास 6 में ही। जी। तो फिर लिखने का जो शौक था, बाद में सिलीगुड़ी का एक पेपर जनपद समाचार में जी। मेरी मतलब कुछ रचनाएं छपी। जी। फिर मैं वहाँ के लिए रिपोर्टिंग भी करता था, पढ़ते हुए भी मैं करता था। अच्छा अच्छा। तो लिखने पढ़ने की शौक बचपन से ही था। उसी शौक के कारण मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई के किया। क्रम में आप लिखने लगे थे आप? हाँ, तो बड़ी नहीं, बात है। हाँ, पढ़ाई के क्रम में ही। और मैं क्लास 9th में ही एक आवाज बोल के एक पत्रिका हम लोग निकाले थे 9th क्लास में जब मैं था, तो उसका अच्छा, अच्छा। संपादन भी मैंने किया था। अरे वाह। तो इस तरह से करके मतलब साहित्य से या लिखने पढ़ने की जो क्षेत्र है ना, उससे जुड़ा पहले से ही था। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये अभी तक आप एक आवाज की बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि प्रथम पत्रिका थी आवाज, और इसके बाद आवाज के बाद आप अभी तो सबसे ज्यादा लोग आपको पूरे देश में निरंक पचरा के संपादक के रूप में आपको लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन इसके अलावा आप कौन कौन सी और पत्रिका आपने संपादन की है? हाँ, जब हम लोग यहाँ पे कॉलेज में थे, जी। तब मेरा एक दोस्त था जय कुमार पहान। जी। उनके साथ मिलके हमने एक वीर बिरसा पत्रिका निकाला था, और एक नवा पढ़ा बोल के और एक पत्रिका निकाला था। किस वर्ष की बात है? ये 82 के करीबन 82-83 में हम लोग ने निकाला था वीर बिरसा और नवा पढ़ा बोल के। जी। इसके बाद फिर मैं जहाँ भी गया, जैसे मैं रांची में गया तो मेरे लिखने पढ़ने की बातें कुछ लोगों को मालूम थी, तो उन्होंने मुझे मैं कहा कि ये तो मनरेगा हाउस में एक रिपोर्टर की जरूरत है, क्या आप काम करोगे? तो मैं वहाँ बीए करने के लिए गया था, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था। तो मनरेगा हाउस में मैं गया तो उन्होंने मुझे रख लिया काम के लिए। तो मनरेगा हाउस के लिए फिर मैं रिपोर्टिंग करता था, फिर उधर ही मैं घोषणा कॉलेज में पढ़ता भी था। तो इस तरह से करके आप रिपोर्टिंग करते थे किस पत्रिका के लिए या किस किताब? मैं रिपोर्टिंग मैंने आदिवासी इलाके में जाता था। अच्छा। इलाके में जाके आदिवासियों के बीच में जो गतिविधियां होती थी, अच्छा, तो अच्छा। उसके बारे में मैं रिपोर्टिंग करके मनरेगा हाउस में दे देता था। फिर मनरेगा हाउस में फादर प्रताप टोप्पो हुआ करते थे, तो वो उससे कोई एक साउथ एशियन रीजनल लैंग्वेज पूल बोल के न्यूज़ पूल था, उसमें में भेज देते थे। फिर ये पूरा वर्ल्ड में अलग अलग भाषाओं में वो छपती थी। अच्छा। तो उसी दौर में उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि आपके लिखने के कारण आपको जर्मनी भेजा जाएगा पढ़ने के लिए बोल के। तो फिर मैं बोला कि मैं तो अभी बीए भी नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगा? वो बोले कि आप जर्मनी में ही जाके बीए कर लीजिएगा, ऐसा बोल के उन्होंने बताया था। तो मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन वहाँ काम किया कुछ दिन और काम सीखा, उनके द्वारा मैंने सीखा और उनके द्वारा मैंने काफ़ी एक्सपोजर भी किया। उस समय जगज्योति बोल के एक पत्रिका निकालते थे हमारे एक बड़े भाई थे रांची के ही, वाल्टर भिंडरा तरुण जी। तो जगज्योति में भी मैं लिखता था। तो इसके बाद फिर जब उन लोगों से मुझे निराशा हाथ लगी, तो फिर मैं रांची में ही जब कॉलेज करता था, उस समय वहाँ आज बोल के एक न्यूज़पेपर निकलता था रांची से, 83 के आसपास। तो 83-84 में मैं आज के लिए तो ये आपके बताने से ऐसा लग रहा है कि एक लंबा अनुभव आपके पास है समाज के बारे में लिखने पढ़ने का, और समाज की जो स्थिति है उसके बारे में आकलन करने का आपका लंबा अनुभव है। तो आप अपने हमारे समाज को आप किस रूप में देखते हैं, और समाज को आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए क्या करना चाहिए समाज को? क्या हमारा समाज, तो मैं समझता हूँ कि भारत में हमारा समाज मतलब कि स्थिति जो है ना, कुछ लोगों की नज़र में गरीब है और पिछड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से आदिवासियों का कोई जोड़ नहीं है। चाहे कोई भी धर्म लीजिए, आदिवासियों का जो दर्शन है वह दर्शन हमेशा सब धर्मों से ऊपर रहेगा। क्योंकि आदिवासियों में कोई कट्टरता, धार्मिक कट्टरता नहीं है। आदिवासी बहुत ही लिबरल दिमाग के होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में
लिबरलिटी की जो बात, जो मूवमेंट चली है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लिबरल समाज बनाने की हर देश की कोशिश है। हर देश में जितने भी तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, संविधान बने हैं, लिबरलिटी की ही बात कर रहे हैं। मैं मौलिक आदिवासी समाज की बात करूंगा। आदिवासी समाज में मतलब जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, वो दुनिया के सबसे अच्छे फिलोसॉफी में से एक है। हमारे फिलोसॉफी के सामने किसी और किसी समाज का फिलोसॉफी नहीं टिक सकता है। तो मैं समझता हूँ पढ़ने लिखने के बाद में इस सब चीज़ों में यदि हम लोग काम करें तो समाज का विकास बहुत अच्छी तरह हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात, इम्पोर्टेंट बात आपने कही। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अभी आप लोथाबाड़ी एक टी स्टेट, टी गार्डन है, यहाँ पर बस्ती है, इस बस्ती में आप रहते हैं। तो देखिए झारखंड से बहुत सारे लोग आकर के यहाँ बंगाल के या असम के चाय बागानों में बस गए, लोग यहाँ काम करने लगे। तो वो लोग जब वहाँ से झारखंड से इधर आए, उस समय उन लोग मैंने किस सोच के तहत या किस परिस्थिति में उन लोगों को झारखंड से यहाँ के चाय बागानों में आना पड़ा? इसके तो अलग अलग कारण रहे हैं। सबसे पहले तो चाय बागान आसाम में ये हुआ, क्योंकि आसाम में जब अंग्रेज लोग चाय बागान बना रहे थे ना, उससे पहले चाइना से इंपोर्ट होके चाय लंदन वगैरह जा रहा था। तो उसके बदले चाइना वालों को सोना और आपका ये क्या कहते हैं रूपा, मतलब चांदी देने के बदले चाय मिलती थी। इसीलिए वो लोग उसको मैंने बदलने के लिए इंडिया में उन्होंने चाय की खेती शुरू की। तो स्थानीय लोग तो काम करते नहीं थे, इसलिए शुरुआत में दार्जिलिंग में भी हुई थी। तो हमारे छोटा नागपुर के लोगों को लेके वो लोग शुरुआत में आना मतलब लाए और वहाँ काम कराए। तो जब देखिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एक माइग्रेशन शुरू होता है ना, तो उसका देखिए दूसरा माइग्रेशन भी होता है। पहले लोग चलान में आते थे, पहले इंडेंजर एकर के लेके आते थे, लेकिन बाद में हमारे लोग खुद आने लगे, क्योंकि लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करने लगे ना, तो वो लोग स्वतंत्रता की खोज में वो लोग चाय बागान आने लगे और चाय बागान में बसने लगे। फिर उस समय यहाँ स्थायी रूप से बसते भी नहीं थे, परमानेंटली यहाँ नहीं बसते थे, तो वापस चले जाते थे, या यहाँ रहते भी थे तो यहाँ पे जमीन वगैरह लेके ये लोग बस्ती में, जैसा भी मैं बस्ती में रह रहा हूँ, तो यही बस्ती में ये उरांव लोगों की बस्ती थी पहले, अभी तो खैर दूसरे लोग भी आ गए हैं। तो ऐसे करके हमारे लोग पूरे के पूरे बस्ती में बैठने वाले थे, मैंने वो बस रहे थे। और उसी में कुछ कुछ मंडल लोग भी होते थे जिनके पास बहुत ये भूमि हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे लोथावाड़ी में 3-4 थे। एक तो यहाँ पे लाल अथवा मंडल था, एक महादेव मंडल था, एक उनका नाम था बिही मंडल था। बिही मंडल का जो जमीन था वो पूरा अलीपुरद्वार, अभी आधा शहर उन्हीं की जमीन पे बसा हुआ है। उनके पास 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हुआ करती थी। तो इस तरह से करके यहाँ पे जब लोग आए ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग नया जगह में जा रहे हैं, बल्कि आदिवासियों का क्या खुदकटी का एक ये है कि जहाँ भी जाते हैं खुदकटी करके वो लोग वहाँ पे बैठते हैं और उसको अपना जन्म स्थान या अपना स्थायी स्थान बनाते हैं। तो यहाँ भी बहुत जंगल था, तो कुछ जंगल तो चाय बागान के लिए काटे गए, लेकिन बहुत सारे जंगल को साफ करके आदिवासी लोग खुद ये चाय बागान भी बनाए और साथ साथ में बस्ती भी बनाए। इस तरह से करके यहाँ पे आदिवासियों का अभी जो जनसंख्या है मेरे ख्याल से 20 लाख के करीबन है यहाँ पे। बहुत अधिक है। हाँ, पूरे डुअर्स और तराई में और दार्जिलिंग में भी अभी बहुत सारी जगहों पे मुंडा कोठी वगैरह है। मुंडा कोठी जो अभी जहाँ पे आदिवासी लोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपर मुंडा, लोअर मुंडा वगैरह कुछ ऐसे नाम हैं जो बताते हैं कि हमारे लोग वहाँ भी कभी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अपने अपने लोगों के बीच में रहने की जो एक लालसा होती है ना, उसके कारण पहाड़ में गए हुए लोग फिर नीचे आ गए। और नीचे में जो नेपाल के जो गोरखा लोग थे वो लोग फिर ऊपर चले गए। तो इस तरह से करके गोरखाओं का जमावट हुआ पहाड़ में और आदिवासियों का जमावट हुआ यहाँ पे मैदान में।
तो आज तो हालत ये है कि आदिवासी लोगों को मतलब मजदूर के रूप में यहाँ देखा जाता है और उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है, उनके पास जमीन का अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह से करके अभी वो लोग विपन्न समाज बन के रह गए हैं। बस्ती में जो रहते हैं उनके पास अपना जमीन जायदाद है, लेकिन चाय बागान में जो लोग रहते हैं उनकी आय कम होने के कारण ना वो लोग गरीब। तो ये जो आप बता रहे हैं, हमको लगता है कि जब लोग झारखंड से चाय बागान की ओर आने लगे तो उस समय ये सोच करके लोग आए शायद कि हम लोग का जीवन सुखमय होगा, हम लोग अच्छा खासा पैसा वाले हो सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन आज देखने को यह मैंने मिल रहा है, देखा जा रहा है कि झारखंड के लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे बढ़ गए हैं और यहाँ बंगाल या असम की बात हो, चाहे बंगालों में जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे या उनकी पीढ़ी पढ़ाई लिखाई के मामले में या नौकरी पेशा में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है कि इस मामले में, विकास के मामले में झारखंड ही शायद अभी कुछ आगे बढ़ रहा है यहाँ के लोगों की तुलना में, ऐसा लगता है। आपका इसमें क्या कहना है? झारखंड बहुत आगे बढ़ गया है। झारखंड की तुलना की जाए ना तो झारखंड के साथ में यहाँ की बातों को तुलना किया जाए तो झारखंड आकाश में है और यहाँ पाताल में है, इस तरह की चीजें हो गई हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहले तो क्या होता था, जब हमारे लोग यहाँ आते थे ना, यहाँ से काम करके वो लोग चाहते थे कि गांव का जो झारखंड का जो घर है उसको अच्छा बनाए, कुआं बनाए, नया बैल कर दें, नया जमीन लें। बल्कि मेरे ही मामा, जब मैं छोटा था तब मेरा मामा इधर ही थे ना, तो उनके पास 100 बकरियां होती थी। तो हर साल 20-25 बकरियां बेच के ना सारा का सारा पैसा वो अपने बड़े भाई के पास भेज देते थे, ताकि वहाँ पे एक अच्छा घर बने, कुआं बने, नया बैल ले बोल के या फिर नया जमीन ले बोल के। लेकिन जब वो पीढ़ी खत्म हो गई ना, तो दूसरी पीढ़ी के बीच में एक ये आ गया, एक क्या कहते हैं, वो जो प्यार था ना वो खत्म हो गया। तो जो यहाँ की जो कमाई वहाँ जा रहा था ना, उधर की कमाई वो उनके भतीजों को मिला, लेकिन उसकी कमाई अपना ही बेटा को नहीं मिला। इनका बेटा इधर अनपढ़ रह गया और उधर भतीजा लोग उनको बड़ा भाई अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, पैसे एक तो जमीन जायदाद भी था और जमीन जायदाद के साथ में इधर से पैसा भी जा रहा था। उनके बेटे बेटियां अच्छे पढ़े तो वो आज मतलब ऑफिसर बन गए और इधर मजदूर बन के अपना घर को जो संपन्नता के लिए जो पैसा भेज रहा था, अपना ही इधर बेटा नहीं पढ़ पाया। ऐसे बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यहाँ के लोग काम करके पैसा कमा करके उधर भेजे और उनके पास जमीन भी थी और पैसा भी इधर से गया, वो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ गए। और इधर के लोग उनसे पीछे रह गए। तो आज के दिन जो परिस्थिति है, और अब एक तरह से झारखंड आना जाना भी कम हो गया इधर के लोगों का, लेकिन ये परिस्थिति जो भी हो, लेकिन यहाँ के लोगों को भी झारखंड, जैसे आपने अभी कहा कि झारखंड के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो इधर के लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए, झारखंड का बराबरी करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाय बागान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सस्ते मजदूर चाहिए चाय बागान में काम करने के लिए। तो सरकार क्या है, पश्चिम बंगाल में सरकार के पास जो उद्योग धंधे हैं, या तो हुगली के आसपास गंगा नदी के किनारे कुछ इंडस्ट्रीज हैं और कुछ इंडस्ट्रीज दुर्गापुर में हैं, और जो भी इंडस्ट्रीज है चाय की इंडस्ट्रीज नॉर्थ बंगाल में है। तो यदि यहाँ पे हमारे लोग पढ़े लिख गए तो वो लोग चाय बागानों में काम करना बंद कर देंगे, सरकार ऐसे समझती है। अच्छा। इसलिए उनको हतोत्साहित करती है। इसके लिए हतोत्साहित करने के लिए क्या करते हैं, पहले वो लोग क्या करते थे ना, जो बागान के बच्चे स्कूल जाते थे ना, उसको 3 महीना उसको मतलब गैपिंग करने के लिए कि कहीं ये लोग पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाएं, बोल के 3 महीना पिलवा बिछने के लिए वो लोग एक तरह की मतलब वो आय का एक बच्चों को देते थे कि जो बच्चे जाएंगे कुछ पिल्लू जो कीड़े वगैरह होते हैं ना चाय की पत्ती में लगते हैं, उसको पकड़ पकड़ के ये करेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को 25 पैसे 30 पैसे मिलते थे। तो बहुत सारे तो माँ बाप जिनको रेगुलरिटी के बारे में पता नहीं था, वो लोग क्या करते थे, हाँ बेटा तुम तो स्कूल जाते हो, अभी 3 महीना इधर कमाओगे तो घर में इतना पैसा आ जाएगा बेटा, बोल के बेटों को या बेटियों को वो लोग चाय बागान में काम करने के लिए भेज देते थे।
ये जो गैप जो बन गया ना, वो गैप के कारण पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया और सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेड यूनियन के लोगों को भी वो लोग हमेशा खरीद के रखते हैं, कंपनियां खरीद के रखती हैं। ट्रेड यूनियन के लोग भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उतना मतलब सहूलियत नहीं देते हैं। नहीं तो बगान में, प्रत्येक बगान में एक गाड़ी देना जरूरी है, प्रत्येक बगान में एक हॉस्पिटल अच्छा रखना जरूरी है, लेकिन ना बगान गाड़ी देती है स्कूल जाने के लिए बच्चों को, ना बगान में हॉस्पिटल है। तो एक तो यहाँ पे जो हेल्थ जो होता है ना बच्चों का, वो भी खाने पीने कम होने के कारण हेल्थ में भी अच्छे नहीं, हेल्दी नहीं होते हैं। तो स्कूल रेगुलरिटी जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है, दिमाग को भी पोषण नहीं मिलता है, इस तरह से वो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको पिछड़ा बनाए रखने में सरकारी नीतियों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे लोग भी पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा मतलब महत्व नहीं जानते हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। देखिए, मैं भी तो चाय बगान का हूँ, मैं तो कभी शराब नहीं पिया, मैं तो कभी शराब पीने के पीछे पीछे नहीं गया, मैं तो कभी मतलब बाकी जो भी दूसरे लड़के लड़कियां करते थे वैसे करने में मैं गया नहीं। तो मैं पढ़ लिख गया, मेरी भी अवस्था उतनी ही थी जैसी दूसरों की है, लेकिन मेरे में पढ़ने का एक इच्छा शक्ति थी। मैं पढ़ लिया, दिन रात पढ़ता था। जब खाली रहता था तो मैं कविताएं पढ़ता था, या फिर जब मैं हाई स्कूल में जब पढ़ा ना, तब मेरे पास उर्दू की इतनी अच्छी जानकारी थी कि मेरे टीचर भी उतनी उर्दू नहीं जानते थे, और मुझसे उर्दू में बात करने से वो लोग ये करते थे। तो पढ़ाई लिखाई करते करते क्या होता है, एक भाषा की एक जो क्षमता होती है वो बढ़ते जाती है ना। तो यदि भाषा की यदि क्षमता ना बढ़े, रुचि ना रहे, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता आदमी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। देखिए, ये बात है कि झारखंड के लोगों के साथ यहाँ के लोगों को बराबरी करने के लिए यहाँ की ट्रेड यूनियन भी रोक रही है, यहाँ की सरकार भी रोक रही है, सरकारी नीति अच्छी नहीं है, या चाय बागान के जो मालिक होते हैं उनकी भी इच्छा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो ये जानकारी इनके द्वारा दी गई बहुत अच्छी जानकारी है। हम लोग इसका कोई निदान मिल करके सोचेंगे, झारखंड के लोग और ये चाय बागान के रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता भविष्य में हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।